स्वागत है, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। और अब बात करते हैं बीजेपी के मिशन 2024 की। लोकसभा चुनाव की लड़ाई फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। बीजेपी लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने की कोशिश में तो है ही, लेकिन नारा दिया है इस बार भी 300 पार। तो नरेंद्र मोदी की पार्टी ये 300 पार का आंकड़ा कैसे छुएगी? कौन से अस्त्र अभी बाकी हैं तरकश में? अभी आपने बात की, हमने राम मंदिर की चर्चा की। राम मंदिर की तारीख आ चुकी है 22 जनवरी 2024, जब राम मंदिर के कपाट खुल जाएंगे। ऐसा ही एक दूसरा बड़ा मुद्दा यूसीसी का है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 300 सीटें जीतने के लिए क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है वो मंत्र? और अभी फिलहाल आप देखिए तो नरेंद्र मोदी की पार्टी जो है वो किन किन स्तर पर काम कर रही है। सबसे बड़ी चीज होती है फीडबैक। और आप देखें बीजेपी के तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े मंत्री वो देश के अलग अलग कोनों में जा रहे हैं, कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जिनको बिहार भेजा गया, चाहे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हो जो दिल्ली की गलियों में घूम रहे थे, कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से बात कर रहे थे। किसी को अलवर राजस्थान भेजा जा रहा है, कोई आंध्र प्रदेश जा रहा है। तो ये सारी कवायद हो रही है दरअसल ये भांपने के लिए कि जनता का मूड कह क्या रहा है। तो जो राम मंदिर का मुद्दा था वो पूरा हो गया। अब राष्ट्रवाद, यूसीसी, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ये सारी बातें याद दिलाई जा रही हैं। और यूसीसी पर एक बड़ी खबर है, अभी आपको देते हैं। और ये सारी बातें पब्लिक के बीच ले जाई जा रही हैं और भांपा जा रहा है कि आखिर पब्लिक इन मुद्दों को कैसे लेती है। अब सीधे यूसीसी की बात करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि लॉ कमीशन ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब यह ड्राफ्ट तैयार होने के बाद इसी के आधार पर सरकार इस पर एक कानून बनाएगी और वो कानून पार्लियामेंट में रखा जाएगा। वो कब रखा जाएगा ये भी तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि मॉनसून सत्र से पहले पहले इस पर पूरी कवायद कर ली जाएगी। लॉ कमीशन का यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट पूरा करने का मतलब यह भी है कि क्या 2024 से पहले एक बिल की शक्ल में पार्लियामेंट में इसको रखा जाएगा, या फिर जैसा हम देखते आए हैं अभी तक अलग अलग राज्यों ने अपनी तरफ से, बीजेपी शासित राज्यों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है। चाहे उसमें हिमाचल की बात करें, चाहे असम की बात करें, या राज्यों के स्तर पर इसको लागू करके आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन यूसीसी को लेकर बड़ी चर्चा है कि 2024 से पहले बीजेपी कोई बड़ा कदम उठा सकती है। फिर एक बार देवेंद्र पराशर का रुख करते हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। देवेंद्र, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, लोग सोच रहे हैं कि 2024 से पहले क्या बीजेपी का ये तीसरा ऐतिहासिक मुद्दा वो भी पूरा होगा? सौरभ, इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जो नहीं पता है, पब्लिक डोमेन में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, वो ये कि क्या केंद्रीय स्तर पर इसकी तैयारी चल रही है। बिल्कुल चल रही है। तकरीबन 2 महीने पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ हमारे सोर्सेज ने ये बताया कि एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें भारत सरकार के कई अधिकारी मौजूद थे, चाहे वो कानून मंत्रालय के हों, गृह मंत्रालय के हों। 15 से 20 लोग मौजूद थे और वो बैठक काफ़ी लंबी चली थी जिसमें इस पर बातचीत हुई थी। दूसरी चीज़ कि ये एक झटके में नहीं होने जा रहा है, जैसे आमतौर पे जो एक धारणा है और बहुत सारे गॉसिप्स आप सुनेंगे कि मॉनसून सेशन में ये बिल आ जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना संभव भी नहीं है, क्योंकि यूसीसी को लेकर आना राष्ट्रीय स्तर पर इतना आसान फैसला नहीं होगा। आपको अलग अलग धर्म के कानून हैं और उन कानूनों के हिसाब से ऑलरेडी एक व्यवस्था बनी हुई है। जैसे हिंदू धर्म के हिसाब से ही बात कर लें कि ज्वाइंट फैमिली को लेके जो कानून है वो भी खत्म होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से। क्या वो इतना आसान हो जाएगा? तो ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर एक झटके में आ जाएगी जैसे मानसून सेशन में कोई बिल आ जाए, इस बात की संभावना दूर दूर तक नजर अभी नहीं आती। इतना जरूर है कि इसको लेकर केंद्रीय स्तर पर भी प्रयास चल रहा है। जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि राज्यों में जो चल रहा है, जैसे उत्तराखंड में जो कार्रवाई चल रही है, आज उसके जनसंवाद का आखिरी दिन है। इसके बाद उनका ड्राफ्ट आ जाएगा। तो पहले राज्यों में एक देखा जा रहा है, फिर कोर्ट में उसे कैसे चैलेंज किया जाएगा वो देखा जाएगा। और इस बीच केंद्रीय स्तर पर, क्योंकि लॉ कमीशन में ऑलरेडी ये मामला है, लॉ कमीशन उस पर एक रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर फिर केंद्रीय स्तर पर फैसला होगा। 2024 से पहले ये आएगा कि नहीं, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। बहुत जल्दबाजी की बात, जैसे मॉनसून सेशन जैसी जल्दबाजी की बात, उसके कोई संकेत अभी नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल राज्यों वाली स्थिति दिख रही है और उसमें उत्तराखंड अभी सबसे आगे दिख रहा है, क्योंकि आज उनका आखिरी जनसंवाद दिल्ली में जो उत्तराखंड के लोग मौजूद हैं उसके साथ कमीशन का चल रहा है। इसके बाद कमीशन अपनी फाइनल रिपोर्ट दे देगी और उसके बाद इंतजार रहेगा उत्तराखंड सरकार द्वारा उसे अपनाने का। सौरभ जी, लेकिन कम से कम जैसा आपने बताया कि राज्य अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं, लॉ कमीशन का ड्राफ्ट सामने आ चुका है। प्रदीप जी, बीजेपी के 3 पारंपरिक मुद्दे
370 राम मंदिर 2 पूरे हो चुके और यूसीसी पर काम जारी है। तो ये एक कहने के लिए बड़ी अचीवमेंट है भारतीय जनता पार्टी के पास 24 से पहले जब वो लोगों के बीच में जाएगी कि जो कहा वो किया। बिल्कुल, देखिए यूसीसी का मुद्दा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है संविधान के। सुप्रीम कोर्ट के 2-3 जजमेंट हैं जिसमें कहा जा चुका है, सुझाव दिया जा चुका है कि बनाना चाहिए सरकार को। उसके अलावा आपको याद होगा बजट सेशन के बाद जो अलग अलग चैनल्स के कॉन्क्लेव हुए उसमें अमित शाह ने कई जगह कहा कि अभी राज्य बना रहे हैं, देख रहे हैं, फिर देखेंगे केंद्र स्तर पर क्या करना है। ये नहीं कहा कि हम केंद्रीय स्तर पर इसकी तैयारी सेंटर में नहीं आएगा। हाँ, दूसरा अभी 10 दिन पहले करीब उत्तराखंड की जो कमेटी है उसकी फुल फ्लेज कमेटी की मुलाकात हुई लॉ कमीशन के पूरी टीम के साथ। उन्होंने अपना 90% काम कर लिया है उत्तराखंड के लोगों ने। तो वो रिपोर्ट उनकी आने वाली है। उनका कहना था कि ये गलत धारणा है कि सब विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि माइनॉरिटीज में सब विरोध कर रहे हैं। तो सारे स्टेक होल्डर से वो बात कर चुके हैं, तो वो रिपोर्ट एक्सचेंज की है उन्होंने। अब लॉ कमीशन की ये बात सामने आई है और मुझे लगता है कि अगर इस कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के आना है यूसीसी तो उसके लिए शीतकालीन सत्र ही है, क्योंकि बजट सत्र तो जो है वो वोट ऑन अकाउंट होगा। ठीक है। उसमें कोई बिल मुझे नहीं लगता कोई सरकार लाएगी, चुनाव एकदम बिल्कुल सर पर होंगे। तो इसलिए अगर आना है तो शीतकालीन सत्र में। और दूसरी बात, बीजेपी चुनाव में उतरेगी तो कहेगी हम जनसंघ के समय से वादा कर रहे थे इन 3 मुद्दों पर कि जब हमको स्पष्ट बहुमत मिलेगा संसद में तब हम इन तीनों को पूरा करेंगे। देखिए हमने पूरा कर दिया। 370 राम मंदिर, यूसीसी। अच्छा, इस पर 2 रिएक्शंस हमारे पास हैं। आप देखिए बीजेपी के बड़े, आरएसएस के बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं इंद्रेश जी, और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच वो भी चलाते हैं। उन्होंने ये साफ किया कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को कोई भी व्यक्ति इस्लाम के खिलाफ, किसी और मजहब के खिलाफ न देखे। ये देश की भलाई के लिए है, देश के एकीकरण के लिए है। सुनते हैं पहले आपको इस पर इंद्रेश कुमार क्या कह रहे हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी क्या भाषा है वो भी आपको दिखाएंगे। इंद्रेश कुमार। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो यहाँ चर्चा हुई उसमें आया, कुछ ने कहा कॉमन सिविल कोड, कुछ ने कहा नेशनल सिविल कोड। यहाँ मत ये बना 1 नेशन 1 पीपल 1 लॉ के रूप में इसको अभिव्यक्त किया जाए और डिमांड की जाए। और दूसरी बात ये आई कि भारत में यही चर्चा क्यों होता है कि इट इज डेंजरस फॉर द मुस्लिम। किसी ने नहीं कहा इट इज डेंजरस फॉर द बौद्ध, जैन, सिख, राधा स्वामी, निरंकारी, आर्य समाजी, ब्रह्म कुमारी, अम्बेडकरवादी या विश्वकर्मा, रविदासिया, शैव, वैष्णव, शाक्त, ज्ञानेश्वरी, रामानुजाचार्य, मूर्ति पूजक या फिर प्रकृति पूजक, उनमें से तो किसी ने नहीं कहा कि इट इज थ्रेट। इसका मतलब है कि इट इज समथिंग कॉन्स्पिरेशनल, क्योंकि अगर ये धर्मों के साथ भेदभाव का होता तो थ्रेट टू एवरी रिलीजन होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड किस बुनियाद पर लाएंगे आप? किस बुनियाद पर लाएंगे? नहीं, आपके पास जो है औरतों को हुकूक नहीं मिलते, आपके पास औरतों को ये नहीं मिलता। अब जब हम सवाल करते हैं कि भाई आप बताओ दया भागा स्कूल ऑफ थॉट होगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा, फिर हम जब सवाल करते कि विल पावर अगर आप खत्म करेंगे, क्या विल पावर खत्म नहीं कर सकते? मगर इस्लाम में कोई विल के जरिए अपनी पूरी जायदाद अपनी एक औलाद को नहीं दे सकता। मेरे ख्याल से 1/3 है, उलमाए कराम मौजूद है, वो मुझे करेक्ट कर सकते। वो विल पावर आप खत्म नहीं करना चाहेंगे। मकसद क्या है कि मुसलमानों को उनकी तहजीब से, उनके तमद्दुन से, उनके मजहब से उनका रिश्ता खत्म कर दो। और ये बार बार जो आरएसएस की तरफ से बोला जाता है कि मुसलमान यहां पर थे, अभी उनका रिसेंट स्टेटमेंट आया आरएसएस के चीफ का कि इस्लाम जो है वहां पर गया, खत्म हो गया, मगर कहीं पर सेफ है तो इंडिया में है। यानी आप कौन होते हैं सेफ बोलने वाले? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम सेफ है।
देखिए ये रिएक्शन तो आएंगे, ओवैसी कुछ और बोलते तो हैरानी होती, लेकिन जो बात है जो भी प्रदीप जी ने कही कि अब जब 2024 से पहले बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी जनता के बीच जाएंगे, राम मंदिर के दरवाजे खोलेंगे, 370 हो चुका है और अब यूसीसी की बातें हो रही हैं, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ने जा रहा है विनोद अग्निहोत्री जी, और क्या ये काफी होगा टारगेट 300 के लिए? देखिए 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी थी उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की, तो एक तरह से वो प्रोबेशन पीरियड था उस सरकार का। 5 साल जो थे उसमें एक भी एजेंडा लागू नहीं किया जो संघ का या जनसंघ का पुराना एजेंडा था। सारे जो मूल उनके मुद्दे थे उनका काम 2019 के बाद हुआ। 370, ट्रिपल तलाक और राम मंदिर, 3 बड़े काम तो उसी समय हुए। मुझे लगता है कि ये जो यूसीसी का मुद्दा है इसको पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दे के रूप में रख के और अगले चुनाव के लिए एक मुद्दा बनाएगी। अगला मतलब 2024 का जो आने वाला है। आप 29 नहीं, हम 24 की बात कर रहे हैं, अभी तो 24 तो ठीक। तो 24 में क्योंकि आप अगर सब कर देंगे तो आपके पास देने के लिए कुछ चाहिए ना। तो आप ये कहेंगे कि भाई हमने देखिए राम मंदिर बन गया, ट्रिपल तलाक का हो गया, 370 हटा दिया, यानी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश हो गई बीजेपी की कि जो जनसंघ के जमाने के मुद्दे थे उसने काफी हद तक पूरे कर दिए। अब हमको फिर से आप दोबारा चुनिए, बहुमत दीजिए, 300 से ज्यादा सीटें दीजिए, तो हम ट्रिपल तलाक ये कॉमन सिविल कोड जो है इसको 24 के बाद के लिए रखेगी बीजेपी। मुझे लगता है कि कुछ देने के लिए कि भाई जैसे 2019 में राम मंदिर नहीं बना ना, 19 तक राम मंदिर का निर्माण कार्य जो है, फैसला आ गया था, फैसला 19 में भी, मतलब जिस तरह से डेली हियरिंग हो रही थी, अगर सरकार नहीं फैसला तो 2019 नवंबर में आया, नवंबर में आया, चुनाव के बाद आया ना, चुनाव के बाद आया। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इसलिए ये इसको एक आगे के एजेंडे के रूप में रखेगी पार्टी। मेरा अपना ये आकलन है, हो सकता है भाई मैं गलत साबित हो जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जनता के बीच में हिंदुत्व का एक नया मुद्दा भी तो लेके जाना है। हाँ। कि देखिए सब तो हमने कर दिया, अब एक बचा, इसके लिए भी हमें आप मैंडेट दीजिए। नहीं, हम तो कह रहे हैं क्या ये काफी होगा? अभी वो ऑर्गेनाइजर का वो आर्टिकल अभी छपा, आरएसएस के मुखपत्र में कहा गया है कि हिंदुत्व और मोदी काफी नहीं है, कुछ और भी करना पड़ेगा। नहीं, उसको पूरा देखिए तो बात स्पष्ट होगी। वो विधानसभा चुनावों के संदर्भ में कहा गया कि स्टेट लीडरशिप का होना, अच्छी लीडरशिप का होना जरूरी है। केवल इससे स्टेट का चुनाव आप नहीं जीत सकते, वो लोकसभा के लिए नहीं है। लोकसभा में तो मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा ना, या नहीं पड़ेगा? जो भी तो इसलिए जो है उसका लोकसभा चुनाव से उसको जोड़कर देखेंगे तो गलत अर्थ निकलेगा। एक बात आप पूछ रहे हैं क्या 300 के लिए काफी है? जब राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण का काम शुरू भी नहीं हुआ था, क्या फैसला भी नहीं आया था? अनुच्छेद 370 खत्म कर देंगे इसकी बात भी नहीं बोल रहे थे, ट्रिपल तलाक पर कुछ नहीं बोल रहे थे, यूसीसी पर तो कुछ ही नहीं बोल रहे थे। उस समय नोटबंदी आ चुकी थी और उसके अलावा जीएसटी की समस्याएं आ चुकी थी, तब 300 मिली। पॉजिटिव कहिए तो 2 चीज़ें थी, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक। उसके अलावा तो कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था पक्ष में सरकार के। जो लाभार्थी योजना थी वो भी शुरुआत ही हुई थी। तो अब ये सब करने के बाद ये उम्मीद करना कि लोग 300 से कम कर देंगे, मतलब हम तर्क के लिहाज से कह रहे हैं, बाकी तो जनता है, मतदाता है। नहीं, इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें केवल एक ही काउंटर दिया जाता है, जो दिया जाता है कि वो तो एयर स्ट्राइक का वोट था, वो तो जो बालाकोट में हुआ था उसका वोट था, वो राष्ट्रवाद की ऐसी लहर थी, वो बड़ा मुद्दा था, लेकिन ऐसा मुद्दा नहीं था कि उससे बीजेपी को फायदा हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक ना होती तो बीजेपी चुनाव हार जाती, या बीजेपी जो है उससे हो सकता है 40 सीटें बीजेपी की और बढ़ गई हूँ। ठीक है, 50, लेकिन माहौल था बीजेपी का, माहौल था बीजेपी का, तब भी था, 2019 में भी था माहौल। और तो अभी है कि नहीं ये भी बता दीजिए। अभी आज की तारीख में तो बीजेपी सबसे आगे है। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ आपके शो में जी, आज की तारीख में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी सबसे आगे है। सीटें कितनी आएंगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, सबसे आगे बीजेपी दिखाई दे रही है। अच्छा, हर्षी मैं आता हूं एक मिनट आपके पास, क्योंकि 300 की बात हो रही है। बहुत लोग कहते हैं, जैसे हर्षवर्धन जी कई बार कहते हैं कि भाई यूपी में एक सीट बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती भाजपा की, वो भी 2014 में जो आई थी 71+2 वाली। तो अब आप समझिए कि ये सब कुछ होने के बाद कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, वो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। क्या ये वो जगह हो सकती है? ये अचानक बात नहीं आई है। गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण के दौरे पर थे और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों जगह उन्होंने सभाएं की और खुली सभा के मंच से उन्होंने कहा तमिलनाडु में एक भी सांसद नहीं है बीजेपी का, आंध्र प्रदेश में कोई सांसद नहीं है बीजेपी का, और अचानक उन्होंने टारगेट रखा या बात की तमिलनाडु में। उन्होंने कहा
कि हमने देश के इतिहास की पुरातन विरासत, तमिलनाडु की पुरातन विरासत जो सेंगोल है, उसको क्या सम्मान दिया है आप देखिए। और अब 25 सीटें जिताई है मोदी जी को तमिलनाडु से, 39 में से 25। और साथ साथ यह भी उन्होंने कहा पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में कि वो दिन भी दूर नहीं है जब तमिलनाडु से एक व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, और यह काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। सुनिए। नई पार्लियामेंट भवन का लोकार्पण नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसमें तमिलनाडु के चोल साम्राज्य का परंपरा से सेंगोल को फिर से एक बार पार्लियामेंट में स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2024 में नरेंद्र मोदी जी को तमिलनाडु का आशीर्वाद मिले और 25 से ज्यादा सीटें तमिलनाडु में एनडीए जीतकर मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अजय, तमिलनाडु में 25 सीट की बात करके आए गृह मंत्री और कहा कि प्रधानमंत्री भी एक दिन होगा इस राज्य से और ये बीजेपी करके दिखाएगी। अब जो मतलब कुछ अविश्वसनीय सी बात लगती है वैसे तो देखें। नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में इधर जितने चमत्कार हो रहे हैं तो कुछ भी बहुत अविश्वसनीय नहीं होगा। पहले अखबारों में एक कॉलम छपता था आश्चर्यजनक किंतु सत्य, यानी पढ़ते हुए लगता था कि ये हो ही नहीं सकता, लेकिन वो हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में तो हुआ, हमने देखा। देश में हमने 2-2 बार देख लिया। तमिलनाडु में क्यों नहीं हो सकता था? इसलिए नहीं हो सकता था कि भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदू नैरेटिव है उसमें जो द्रविड़ियन नैरेटिव था वो हावी पड़ता था। अभी जो सेंगोल स्थापना हुई और उस सेंगोल स्थापना के वक्त जो पुजारी आए, तो हम लोग उस वक्त डिबेट में साथ में थे और स्वामी प्रसाद मौर्य का और ट्वीट आया कि ब्राह्मणवाद की स्थापना हो गई। अब उनको पता ही नहीं कि उसमें जितने पुजारी थे एक भी उसमें ब्राह्मण नहीं था। वो सब के सब जितने वो अधीनम है, जिनको हम मठों के मठ कहें या जो कहें कि वहां की संस्कृति के साथ हैं, वो सब ओबीसी में आते हैं। इसीलिए आप अगर ध्यान से देखिए तो न तो स्टालिन न ही जो वहां की जो भी द्रविड़ियन पार्टीज हैं जो छोटी बड़ी, वो कोई भी इस पर हमला नहीं बोल रही। और वहां के जो तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष हैं के अन्नामलाई, वो कह रहे हैं कि तमिल संस्कृति, तमिल गौरव को पहली बार कोई पार्टी इस तरह से आगे ले जा रही है। और वो आगे जोड़ते हैं नेहरू जी के पास वो अवसर था, उन्होंने छोड़ दिया। अब कांग्रेस वाले कहेंगे कि हर बात में नेहरू जी आ जाते हैं, लेकिन नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मुझे लगता है कि पहली बार द्रविड़ियन पॉलिटिक्स को इस वाली जो लार्जर वाली हिंदू पॉलिटिक्स है उसने हिला के रख दिया है। सीटें कितनी हो गई, अमित शाह है, बड़े इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट हैं, लेकिन वहां की पूरी राजनीति वो मथी जा चुकी है। उसका परिणाम देखने तमिलनाडु नहीं केवल, क्योंकि हम 300+ की बात कर रहे हैं जी। आंध्रा का भी जोड़ दूं बस उसमें। मैं आंध्रा में उन्होंने कहा कि 25 में से 20 सीटें हम जीतेंगे इस बार, और चर्चा है कि उनका टीडीपी का और जनसेना पार्टी का अलायंस तेलंगाना आंध्रा में काम करेगा। उनके बयान का आखिरी शब्द उस पर ध्यान दीजिए, एनडीए। हाँ, ये नहीं कहा कि बीजेपी जीतेगी इतनी, उसका मतलब अलग हो जाता। उसका मतलब होता कि अलायंस नहीं हो रहा है। इसका मतलब एआईएडीएमके के साथ रहेगी 2024 तक कम से कम बीजेपी, उसमें कोई शंका नहीं है। टीडीपी और जनसेना से अलायंस हो रहा है, ये एक तरह से उन्होंने बिना कहे घोषणा कर दी। तो इसलिए इन दोनों पार्टियों को मिलाकर फिर भी मेरा मानना है कि बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस जो है ये संख्या है, इसको पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए पार्टियां और पार्टियों के नेता ऐसी घोषणाएं करते हैं कि हमारा लक्ष्य इतने का है। भले ही मतलब वो जो आम बोलचाल में कहते हैं कि तोप का लाइसेंस मांगो तो बंदूक का मिल जाएगा, तो उस तरह की बात है। लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी दक्षिण को लेकर कर्नाटक के बाद डिफेंसिव नहीं हुई है, आक्रामक हुई है। ज्यादा जो है वो आत्मविश्वास दिखा रही है। ये उनका बयान तो ये कुछ बोनस सीटें आ सकती हैं आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना से, आपको लगता है बीजेपी के लिए? नहीं, आने की संभावना तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं, तेलंगाना में खास तौर से, और आंध्रा में अगर ये अलायंस जो है ठीक से काम करता है। देखिए, आंध्रा, तेलंगाना और तमिलनाडु तीनों में एक बड़ा फैक्टर होगा कि एंटी इनकम्बेंसी कितनी है और ये एनडीए कितना उसका फायदा उठा पाता है। क्योंकि ये स्टेट का चुनाव नहीं है। स्टेट का चुनाव होता तो इस तरह की बात मुझे नहीं लगता कि कहना भी ठीक होता। लेकिन लोकसभा चुनाव में क्योंकि मालूम है रीजनल पार्टीज के जो सपोर्टर्स हैं उनको भी कि इनकी सरकार नहीं बनने जा रही,
ठीक है। ये सरकार बनाने की हालत में है। तो इसलिए जो जैसे एआईडीएमके का जो वोटर होगा वो ज्यादा उत्साहित होगा कि उसके लोग मंत्री बनेंगे, केंद्र में मंत्री बनेंगे, शेयर मिलेगा, शेयर मिलेगा, सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी। तो ये लेकिन वो ये आंध्र प्रदेश में बात जोड़ दूं, आंध्र प्रदेश में जगन सरकार जो है उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अप्रोच कर रही है उन चंद्रबाबू नायडू को जो 2019 में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए छोड़कर चले कांग्रेस के साथ मिलकर के पूरे देश का दौरा कर रहे थे। ठीक नीतीश कुमार की तरह। हाँ, तो ये इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को एक भरोसा जरूर है कि अगर कोई कमी बेसी उत्तर भारत में उसकी होती है तो उसकी भरपाई यहाँ से हो नायडू एनडीएम के अपने नए अलायंस को बना के एनडीए को पुनर्जीवित करके दोबारा से उसको नए रूप में लाके। अब एनडीए की बात अगर बीजेपी कर रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर ये बात है कि अगर अपोजिशन का गठबंधन बन रहा है तो हमें भी एक गठबंधन बनाना जाहिर इस पर चाहिए। तुमने बात भी की थी कि हाँ अब बीजेपी अपने गठबंधन को लेकर के या साथियों को लेकर के काफी गंभीर है। चलिए, तो ये बीजेपी के मिशन 300+ की बात हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।